मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू यूनिक लर्नर्स कोचिंग सेंटर where learning becomes legendary. I am Jazia Khan, your English educator, where we teach not just knowledge but value. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जरूर याद रखिए, जब खान मैडम हो साथ तो डरने की क्या बात. So, my dear viewers, after a long wait, I have finally completed one of the most vast and important topics in political science. A topic so powerful that entire nation revolves around it. Yes, it is democracy. And along with that, Indian economy. It took time because creating meaningful educational content requires deep research and effort. So I truly hope for love, respect and support. So watch the video till the end and don't miss it. क्या आपने कभी एक पल रुककर खुद से पूछा है, आखिर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या है? And where did the word democracy come from? और जब दुनिया में मोनर्की यानी राजतंत्र, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही और सोशलिज्म यानी समाजवाद जैसे कई पॉलिटिकल सिस्टम मौजूद था, तो फिर भारत ने डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को ही क्यों किया? So, today I will explain this huge idea in a very simple and interesting way. मतलब इतना सरल कि एक बार समझ लिया तो शायद जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे. तो सबसे पहले समझते हैं डेमोक्रेसी आखिर है क्या. डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग है पीपल रूल, यानी ऐसी गवर्नेंस जहां पावर किसी एक राजा या डिक्टेटर के पास नहीं होती बल्कि जनता के पास होती है. इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने कहा था, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी ऐसी सरकार जो जनता की हो, जनता द्वारा चुनी जाए और जनता के लिए काम करे. तो अब सवाल आता है कि वो डेमोक्रेसी आखिर आया कहां से? तो डेमोक्रेसी शब्द दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है. डेमो जिसका मतलब है पीपल यानी जनता, और क्रेटोस जिसका मतलब है पावर या रूल. तो जब इन दोनों को मिलाते हैं, डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स रूल ऑफ द पीपल, यानी जनता द्वारा शासन या जनता का शासन. लेकिन एक बहुत गहरा सवाल पूछा जाता है. However, a very profound question rises here. प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने लोकतंत्र पर शंका जताए हुए कहा था, if the masses are drowning in ignorance, is democracy a blessing or a curse? यानी अगर जनता ही अज्ञानता में डूबी हो तो क्या लोकतंत्र सच में आशीर्वाद है या फिर एक खतरा? मेरे प्यारे व्यूअर्स, जरा गौर फरमाइएगा क्योंकि आज का सवाल बहुत गहरा है. डेमोक्रेसी या फिर डेमागोगी, जिसका मतलब जन प्रलोभन, जहां जनता की भावनाओं को
भड़काकर और बड़े बड़े वादे करके जो नेता लोगों का समर्थन हासिल करता है, लेकिन उसके पास वास्तविक ज्ञान या सच्चा समाधान नहीं होता और मीठी मीठी बातों से लोगों को बहकाकर सत्ता पाने की राजनीति को ही डेमागोगरी कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, आप लोगों को डेमागोगरी का मतलब पता चल चुका है। तो अब चलते हैं मैनिपुलेशन का अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है बड़े चालाकी से लोगों को अपने हिसाब से चलाना को ही मैनिपुलेशन कहते हैं। एंशिएंट फिलोसोफर प्लेटो ने चेतावनी दी थी कि डेमोक्रेसी में कई बार बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बल्कि मैनिपुलेटर ही विजेता बन जाता है, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। When people choose manipulation over wisdom, a serious question arises: is democracy failing or is ignorance ruling the majority? क्योंकि कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो अपनी भाषण में गर्व से कहते हैं, आजादी का झंडा लहराते हैं, यो देश मेरा जागीर है और जनता मेरा गुलाम, और मेरे प्यारे देशवासी को जिस धुन में मैं नचाना चाहूं वे उसी धुन में मुजरा करते हैं। हमारी देश के कुछ बड़े और प्रभावशाली नेता जो जेफरी एप्स्टीन की फाइलों से भी जुड़े हुए हैं, तो जेफरी एप्स्टीन की फाइलों से भी जुड़े हुए दिखाई देता है, जो महामहिम राजनेता दिन में सपने दिखाते हैं, जैसे मेरे करण अर्जुन आएंगे, बिल्कुल वैसे ही अच्छे दिन आएंगे का झूठा वादा करते हैं। लेकिन हम नादान पढ़े लिखे जाहिल वोटर अक्सर डेमोक्रेसी में हम उसी को ही वोट देते हैं जो मैनिपुलेशन की कला में महारत हासिल की है, ना कि किसी वाइज एजुकेटेड विजनरी रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि को हम वोट देते हैं। सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज डेमोक्रेसी फेलिंग or are we failing democracy by choosing manipulation over wisdom? अगर हमारे देश में सच में विजडम को चुना जाता तो शायद एपीजे अब्दुल कलाम सर को प्रेसिडेंटशिप में दूसरा टर्म भी मिलता और उनका विजन 2020 आज शायद पूरी तरह साकार हो चुका होता, जहां इंडिया एक फुल्ली डेवलप्ड नेशन के रूप में खड़ा होता। कलाम सर was an aeronautical engineer, a scientist, an ideal teacher, and above all, a great human being. But no, we often choose candidates with political influence. Interestingly, the Constitution of India doesn't even require any political background to hold the office of the president. बड़ी अफसोस की बात है, हम अक्सर विजडम से ज्यादा पॉलिटिकल मैनिपुलेशन को चूज कर लेते हैं या चुन लेते हैं। So, here another great example, the Nobel laureate and the great economist Amartya Sen. उन्होंने अपनी फेमस बुक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पॉवर्टी एंड फेमाइन में गरीबी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बारे में विस्तार से लिखा है कि पॉवर्टी
does not occur only because of lack of food, but often because of poor government policy. यदि सरकार की नीतियां सही और न्यायपूर्ण और फेयर हो तो गरीबी को कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है. But we rarely ask a simple question: why shouldn't such wisdom guide the economic policies of the nation? And why shouldn't a thinker like Amartya Sen become the finance minister of India? क्योंकि अक्सर लोकतंत्र में विजडम से ज्यादा मैनिपुलेशन की आवाज ऊंची होती है. तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, अक्सर कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलता है, जहां कई बार गरीब और गरीब होते जाते हैं और अमीर और अधिक अमीर बनते जाते हैं. Democracy promises equality of voices, yet under capitalism, it often produces inequality of wealth. A system may call itself democratic, yet when wealth governs power, democracy risks becoming the servant of capitalism. दूसरी ओर चाइना का कम्युनिस्ट मॉडल जो जी जिनपिंग की लीडरशिप में चल रहा है, पॉवर्टी रिडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म नेशनल प्लानिंग पर ज्यादा फोकस करता है. इसी वजह से आज चाइना को एक फास्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांस नेशन के रूप में दिखा जाता है. इसका इतिहास भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि भारत को इंडिपेंडेंस 1947 में मिला था, जबकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में आजाद हुआ. इसका बावजूद बहुत क्षेत्र में चाइना ने तेज और रैपिड प्रोग्रेस दिखाया है. This arises an important question here: क्या भारत को भी ऐसा लीडर और पॉलिसी की जरूरत है जो दूरदर्शी यानी विजनरी हो, जो देश को एकजुट करके और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर ध्यान दे? क्योंकि जब राजनीति में हेट स्पीच, कम्युनल डिवीजन, रिलीजन और कास्ट के नाम पर पोलराइजेशन बढ़ने लगता है, तब समाज डिवाइड यानी बंटने लगता है और विकास की गति कमजोर पड़ जाती है. इसीलिए किसी भी देश के लिए सबसे जरूरी है ऐसी लीडरशिप जो लोगों को बंटने यानी डिवाइड नहीं बल्कि एकजुट करके और पूरे राष्ट्र को एक साझा लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाएं. So my dear viewers, after watching this polity lecture, what do you think? हमारे देश के लिए कौन सी राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल सिस्टम ज्यादा आवश्यक है, कम्युनिज्म या फिर डेमोक्रेसी? अपनी राय कमेंट पर जरूर लिखें. So this is the end of today's video. I'll see you in the next episode with a new topic. So till then, stay tuned. Please like, comment, share and subscribe. Stay connected with us for the next update. Do click the bell icon so you get notified whenever I upload a new video. So, shukriya and thank you for watching. Don't give up, no,